हाँ भाई, कल अपन पढ़ रहे थे लेखांकन का परिचय। अब लेखांकन के परिचय में सेकंड जो इसका पार्ट है वो है लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। यानी इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो गुणात्मक हैं। तो इनमें एक चार्ट है, तो इस चार्ट को बना देते हैं हम। निर्णायक, यानी जो निर्णय लेने वाले होते हैं, जो इसकी सूचनाओं की उपयोगिता करते हैं, यानी सूचनाओं की उपयोगिता, उपभोग करने वाले, उपयोगिता करने वाले। उसके बाद इसके निर्णायक होते हैं सुभोक्ता, यानी इसमें निर्णय के बाद आता है सुभोक्ता, और सुभोक्ता में आते हैं निर्णय की उपयोगिता। निर्णय की उपयोगिता, यानी जो हमने निर्णय लिए हैं उनकी क्या उपयोगिता है। तो इसको दो भागों में बांटा है उपयोगिता को। पहली है प्रासंगिकता, प्रासंगिकता, और दूसरी है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता यानी इसकी प्रासंगिकता क्या है, यानी इसकी रेविटी क्या है, और यह है विश्वसनीयता, इसका विश्वास कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम इसमें प्रासंगिकता में होते हैं दो। पहला है समर्पण योग्य मूल्य, समर्पण योग्य मूल्य, और दूसरा होता है इसमें प्रत्युत्तर मूल्य, और सेकंड है इसमें समानुकूल। इसके बाद है इसमें तीसरी और है तुलनात्मक, तुलनात्मक, जिसको हम बोलते हैं तुलनीय, तुलनीयता की तुलना कैसे की जा सकती है। उसके बाद है इसमें तीन है विश्वसनीयता में प्रमाणित योग, उसके बाद है निष्पक्षता, और तीसरा है इसी का विश्वसनीयता। ये चार्ट के द्वारा इसको समझना पड़ेगा। तो लोग कैसे समझेंगे। एक तो होता है प्रासंगिकता, प्रासंगिकता जैसे अपन मूल्य निर्धारण वगैरह करते हैं, इसमें इसकी क्या प्रासंगिकता, आपने किसी वस्तु का मूल्य रखा तो उस मूल्य को किस आधार पर रखा, तो उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए। और दूसरी चीज होनी चाहिए विश्वसनीयता। किसी भी व्यवसाय की जब तक विश्वसनीयता नहीं होगी, यानी उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा, तब तक वो व्यवसाय सक्सेसफुल नहीं होता। तो दोनों चीज होना जरूरी है, उसकी प्रासंगिकता भी होनी चाहिए और विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। प्रासंगिकता में समर्पण योग्य मूल्य, कि आप किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं तो उसके लिए कोई समर्पण करने के लिए तैयार है या नहीं। आप मान लो एक बेड बनाते हैं,
ब्रेड बनाने के लिए आपने 20 रुपये निर्धारित कर रखे हैं। अब इसमें ये प्रासंगिकता ये अपन उसको कोई 20 रुपये उसके लिए खर्च कर सकता है कि नहीं, कोई सरेंडर कर सकता है कि नहीं, समर्पण कर सकता है कि नहीं। जब तक उस मूल्य पर कोई समर्पण नहीं करेगा तब तक हमारा मूल्य निर्धारण करना बेकार है। तो हमको मूल्य किसी वस्तु के जो निर्धारित किए जाते हैं वो दो चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, एक तो लागत और एक उसके समर्पण में, यानी वो कितना कोई भी उपभोगकर्ता उस वस्तु को कितने तक के लिए समर्पित कर सकता है। प्रत्युत्तर मूल्य, यानी उसके बदले में उसको कितना मूल्य मिल रहा है। कई बार क्या होता है, अपन जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह लेते हैं, भाई एक गाड़ी है, एक गाड़ी का मूल्य 20 लाख में होता है, एक गाड़ी 5 लाख में भी आ जाती है, एक गाड़ी 1 करोड़ में भी आती है। तो इनके मूल्य ऐसे क्यों? वही लोहा उसमें लगा है, वही ट्यूब टायर उसमें लगे हैं, वही स्टील उसमें लगी है, वही सीट उसमें लगी है, लेकिन फिर उसकी मूल्य 1 करोड़ क्यों और उसके मूल्य 5 लाख क्यों? उसका कारण है उसकी टेक्नोलॉजी, यानी उसकी टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का पैसा किस आधार पर लिया जाता है? इस आधार पर लिया जाता है कि उस वस्तु के लिए कोई इतना खर्च कर सकता है, यानी उसकी टेक्नोलॉजी के अलग से पैसे लगाए जाते हैं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं प्रत्युत्तर मूल्य जो है कम होता जाता है। अब है विश्वसनीयता, यानी आप किसी वस्तु के ऊपर या किसी व्यवसाय के ऊपर कैसे विश्वास करोगे? तो उसका सबसे पहला है प्रमाणित योग, हम उसको प्रमाणित कर सके एविडेंस के आधार पर कि ये वस्तु इस प्रकार की है, ये सही है। क्यों है सही? तो उसको हमको प्रमाण देना पड़ता है। दूसरा है निष्पक्षता, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरा है विश्वसनीयता, यानी उस पर किसी भी प्रकार विश्वास करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने सामने आपको ऐसे उसको प्रमाणित कर दिया, उसकी निष्पक्षता कर दी और फिर आपको वो विश्वास करने होगा। और फिर है अंतिम इसमें तुलनीयता, यानी तुलना करना। तो कोई भी व्यवसाय जब ऊपर जाता है, यानी उसमें वृद्धि होती है, तो वो वैसे ही नहीं जाता वृद्धि होना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है तुलना करना। जब तक हम दो व्यवसायों की तुलना नहीं करेंगे, तुलना किससे होगी? लेखा शास्त्र से। लेखा शास्त्र से कैसे होगी? भाई एक दो फर्मों के, एक ए फर्म है, एक बी फर्म है, दोनों की तुलना का बेस क्या होगा? इसके लाभ, इसका लाभ, ये ज़्यादा लाभ ले रहा है, ये ज़्यादा कम लाभ ले रहा है, क्यों ले रहा है ये कम, ये ज़्यादा क्यों ले रहा है, ये तुलना होती है। अगर ये कम लाभ ले रहा है, ये ज़्यादा ले रहा है, तो क्यों ले रहा है, उसके कारण क्या है, और उस कारणों को निष्पादन करके किया जाता है लेखों के आधार। तो ये है, कई वस्तु ऐसी होती है, पहले अगर हम कुंभा निर्माण करते हैं तो उसकी लागत ज़्यादा होती है, दोबारा उसी वस्तु की लागत कम क्यों आ जाती है? क्योंकि हमने ये ढूंढ लिया कि पहले की जो वस्तु का उत्पादन किया था उसमें ये कमी रह गई थी, उन कमियों की पूर्ति सेकंड वस्तु के निर्माण में कर दी जाती है, तो स्वतः ही उसकी क्या है, लागत कम आ जाएगी। अब अगला पॉइंट है अपने इसमें लेखांकन के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? किस उद्देश्य के लिए लेखांकन किया जाता है? लेखांकन के इसमें 3-4 चीजें। नंबर 1 व्यवसायिक लेन देनों का हिसाब रखना। सेकेंड है इसमें लाभ हानि की गणना
करना। तीसरा है इसमें वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना। चौथा है उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराना। अब यह सूचना उपभोगकर्ता कौन कौन होते हैं उनके बारे में अपन डिटेल से बताएंगे। ठीक है, ये 4 महत्वपूर्ण है इसमें। अब आ जाओ, इसमें सबसे पहले है व्यवसायिक लेन देनों का हिसाब रखना। व्यवसाय में जो भी क्रय विक्रय होंगे, मेन काम क्या होता है किसी व्यवसाय का? खरीदना और बेचना। तो क्रय विक्रय का लेखा करना। आपने किराया कितना दिया, आपने पट्टा कितना दिया, आपने सैलरी कितनी दी, आपने मजदूरी कितनी दी, ये सब चीजों का हिसाब व्यवसायिक लेन देन, जितने भी व्यवसाय से संबंधित लेन देन होते हैं उनका लेखा करना। बस बशर्त किसमें एक ही है कि वो व्यवसायिक क्रियाएं होनी चाहिए, यानी जिसमें एक पक्ष व्यवसाय का होना अनिवार्य होता है। एग्जाम्पल ले लो, आपने दुकान का किराया चुकाया, ये आपका व्यवसायिक लेन देन है कि नहीं? है। क्यों? क्योंकि दुकान क्या है? व्यवसायिक केंद्र है और उसका किराया चुका लेना, तो ये व्यवसाय से संबंधित है। लेकिन कोई व्यक्ति, कई बार क्या होता है, अब इसमें आ जाता है व्यवसायी जो होता है, फर्म का जो मालिक होता है, यानी व्यवसायी द्वारा अपने पुत्र को 5,000 रुपये व्यवसाय से दिए। यह इसमें एक व्यवसायी द्वारा अपने पुत्र को 5,000 रुपये व्यवसाय से दिए। और एक दूसरी चीज इसी में होगी, व्यवसायी द्वारा अपने पुत्र को 5,000 रुपये निजी खाते से दिए। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? व्यवसाय द्वारा कहां से दिए पैसे? व्यवसाय से। तो ये क्या हुई? व्यवसायिक क्रिया। ये व्यवसायिक क्रिया है। लेकिन व्यवसायी द्वारा अपने पुत्र को 5,000 रुपये कहां से दिए? निजी खाते से। निजी खाते का मतलब पर्सनल अकाउंट से, अपने घर के अकाउंट से। ये व्यवसायिक क्रिया नहीं है। ये व्यवसायिक क्रिया, ये व्यवसायिक क्रिया हम इसका लेखा करेंगे, इसका लेखा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कार्य किसका करते हैं? व्यवसाय का करेंगे। तो जिसका कार्य करेंगे हम उसका लेखा करेंगे, व्यक्तिगत हम कोई लेखा नहीं करेंगे। अभी कई बार क्या होता है, जैसे एक दो बार ये रह जाती है, 5,000 रुपये के माल का आदेश दिया। भाई साहब आदेश दिया है, माल खरीदा है क्या? नहीं।
माल बेचा है क्या? नहीं। पैसे आए हैं क्या? नहीं। पैसे गए हैं क्या? नहीं। माल गया है क्या? नहीं। माल आया है क्या? नहीं। तो ये कोई क्रिया ही नहीं होगी, तो इसकी हमको कोई लेखा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आदेश दिया है, आदेश देने की कोई एंट्री होती है क्या? आदेश पता नहीं क्या क्या मिलते हैं, उनकी कोई लेखा नहीं होता। तो इसलिए महत्वपूर्ण चीज है व्यवसायिक लेन देनों का हिसाब रखना। जो भी व्यवसाय से संबंधित क्रियाकलाप होंगे, लेन देन होंगे, चाहे वो उधार हो चाहे वो नकद हो, उनका लेखा किया जाएगा। दूसरा है लाभ हानि की गणना। तो किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। प्रथम उद्देश्य, हम कैसे पढ़ते हैं, बोलो सामाजिक उत्थान, सेवा देना। ये सेवा देना बाद में होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है लाभ कमाना। कोई भी व्यवसायी अपने पैसे अगर लगाता है तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। सेवा देना सेकंड काम है उसका। सेवा तो देता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेवा दे रहा है, लाभ नहीं कमा रहा, तो वो व्यवसाय है ही नहीं। फिर तो धर्म करो कहीं जाके, कुछ उससे कोई लेना देना ही नहीं। इसलिए उसका प्रथम जो कार्य होता है वो लाभ। तो उसने अपने व्यवसाय में कितना लाभ कमाया, इसकी गणना की जाएगी। और जब तक हम गणना नहीं करेंगे तब तक हमारे व्यवसाय का कोई औचित्य नहीं है। और इसकी गणना कैसे होगी? इन लेखों के आधार पर। आपने लेखे किए तो आप उन लेखों के आधार पर उसके लाभ हानि की गणना कर सकते हैं। तीसरा है वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना। किसी भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है, उस आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमारी एक बैलेंस शीट होती है, जिसको तुलन पत्र भी बोलते हैं, चिट्ठा भी बोलते हैं हिंदी में। चिट्ठा बनाना, ये सभी संपत्ति और दायित्वों का समावेश इसमें किया जाता है। क्योंकि व्यवसाय में जितनी संपत्ति होती है उतने ही दायित्व होते हैं, जितनी एसेट है उतनी लायबिलिटी है। तो ये हमारी आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। आपके पास भवन इतना है, फर्नीचर इतना है, स्टॉक इतना है, आपके पास बैंक में पैसा इतना है, कैश आपके पास इतना है, इन्वेस्ट आपने इतना कर रखा है, मशीनरी इतनी की है, कैपिटल इतनी है, लायबिलिटीज इतनी है, खर्चे बकाया इतने। ये सब चीज़ें कहाँ होंगी? बैलेंस, तुलन पत्र, चिट्ठे। तो इनको प्रदर्शित करना पड़ता है, तो उससे हमारी आर्थिक स्थिति की जानकारी कंप्लीटली मिल जाती है। वैसे नहीं मिलती, हम क्या अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे पास कितनी संपत्ति होएंगी 10-20 करोड़ की। अरे 10-20 यहाँ एक्यूरेट आएगा आपकी 10 करोड़ 50 लाख 518 रुपये, तो ही इसमें 18 आएंगे। इसमें हमको नहीं कर सकते कि 1-2 रुपये से क्या फर्क पड़ रहा है। 10-20 लाख रुपये, 10-20 लाख, वो नहीं। यहाँ आपको एक एक संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, एक एक दायित्व का ब्यौरा देना पड़ता है, जिससे क्या है वो उसकी सही प्रदर्शित की जा सकती है आर्थिक। और फिर चौथा महत्वपूर्ण है उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराना। भाई इसके उपयोगकर्ता कौन होते हैं व्यवसाय के? तो सबसे पहले उपयोगकर्ता तो वो व्यक्ति होता है जो पैसे लगाता है, इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल भी बोल सकते हो, व्यवसायी भी बोल सकते हो, उसको मालिक भी बोल सकते हो। वो सबसे पहले सूचना उपलब्ध करानी पड़ती है उसको। वो सूचना कहाँ से आएगी कि ये 3 चीज़ों से हमने लेखे किए, लाभ हानि ज्ञात की, बैलेंस शीट बनाई और उनको उसके सामने दे देते हैं, ऐसा ये लीजिए, अब आप इनका विश्लेषण कीजिए। उसके बाद उपभोगकर्ता, और कौन सा उपभोगकर्ता? जो हमारे कस्टमर होते हैं, कस्टमर भी इसका वो करते हैं उपयोग। क्या ये व्यवसाय कैसा है, इसकी जानकारी, सही जानकारी। आप कभी मार्केट में जाते हो तो मार्केट में किसी भी व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी बैलेंस शीट देख सकते हो, उसकी P&L अकाउंट देख सकते हो। आजकल तो वैसे भी उसमें आता रहता है, नेट पे आता रहता है कि किसी कंपनी के शेयर में इतना बढ़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका लाभ बढ़ रहा है, उसकी बैलेंस शीट बढ़ रही है, यानी उसकी संपत्तियां बढ़ रही हैं, तो उसके शेयर बढ़ेंगे। ये सब जानकारी मिलती है।
इसके अलावा आपूर्तिकर्ता, यानी जिससे हम माल खरीदते हैं, वो भी हमारी बैलेंस शीट देखेगा। अगर हमारी बैलेंस शीट अच्छी है तो हमको उधार माल ज़्यादा दे देगा, अगर हमारी बैलेंस शीट खराब है तो हमको वो उधार माल नहीं देगा, और देगा भी तो कोई गारंटर से देगा, कम देगा। देनदार जो होते हैं जिनको हम उधार माल देते हैं वो आपूर्तिकर्ता। और सबसे महत्वपूर्ण सरकार को का ये आपने ये चीज़ें बढ़ाई हैं तो इनके आधार पर टैक्स लगाएगा। ईडी वगैरह के तो आए दिन देखते होगे छापे पड़ते क्यों पड़ते हैं, और फिर कई जगह तो उनको बहुत सारा गवर्न मिलता है, कई जगह सही मिल जाता है। वो क्या है, वो ये है कि आपने जो ये सूचना इकट्ठी करी है ये वास्तव में सही है या नहीं है। आपने जो लाभ कमाया है, जो आपने बैलेंस शीट बनाई उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो आपने सही सूचनाएं दी या नहीं दी है, ये आपने ऊपर से नीचे तक के सभी खातों को पकड़ दिया। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके उद्देश्य है, भाई ये लेखा क्यों किया जाता है, इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए लेखा किया जाता है। अब है अगला पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है। अब चालू हो जाएगा अपना। अब आप इसमें जो भी आपकी शब्दावली है, जो भी अपने इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, ये उनके बारे में है कि अपने लेखांकन में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। लेखांकन के आधारभूत परिभाषित शब्दावली यानी इसके कौन कौन से आधारभूत शब्द हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, और यह आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में अपन अब तक नहीं पढ़ पाए, अब तक नहीं समझ पाए, बहुत सारे मैं भी बताऊंगा उसमें। तो इन शब्दों का प्रयोग पूरे, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि अपने अकाउंट्स में कम से कम 500 शब्द ऐसे हैं। उन 500 शब्दों से पूरी अकाउंट चलती है। वो 500 शब्द कोई ज़्यादा ऐसे नहीं है कि साहब कोई कहीं से बाहर से आए, वो सब यही है, लेकिन उनका अर्थ हमारे समझ में नहीं बैठता। हम बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में एक ही बात है, जैसे वेतन और मजदूरी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, वेतन और मजदूरी, वेतन और दोनों चीज एक ही है, अलग अलग है। अब इसकी परिभाषा बहुत सारे लोग, इसको अंग्रेजी में सैलरी बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में वेजेज बोलते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सैलरी किसको दी जाती है और मजदूरी किसको दी जाती है। बहुत सारे लोग इसमें बदलते हैं, सिर्फ वेतन तो उसको दिया जाता है जिसको महीने में दिया जाता है, और मजदूरी उसको दी जाती है जिसको प्रतिदिन दे दी जाती है। ये बिल्कुल गलत है। इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है अपने, मैं बताऊंगा बाद में इसको। तो इनके ऐसे अर्थों का, यानी जो है हमारे शब्दावली, उनके अर्थ क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नंबर 1। नंबर डालते होता है तो जरूरी नहीं नंबर नहीं डालो। सबसे पहले होती है इकाई, यानी यूनिट किसको बोलते हैं। यूनिट का मतलब होता है एक फर्म, एक बाजार, एक दुकान, वो एक इकाई होती है। एक मार्केट में बहुत सारी इकाइयां हो सकती हैं। आपका जैसे होता है ना जो बिग बाजार जिसको बोलते हो, बिग बाजार वगैरह, बिग बाजार में अलग अलग इकाइयां होती हैं। इकाई इंडिविजुअल एक होती है। तो इकाई में
इसमें लिख लो थोड़ा सा। इकाई से तात्पर्य एक ऐसी वस्तु से है जिसका एक निश्चित अस्तित्व हो। निश्चित अस्तित्व से हो। इसी प्रकार व्यावसायिक इकाई से अभिप्राय विशेष रूप से पहचान किए गए विशेष उद्यम से है। उद्यम का मतलब इकाई को ही बोलते हैं उद्योग। जैसे आप अपना एक इकाई का मतलब मैं बता देता हूं आपको। विशाल जनरल स्टोर, ये क्या है? एक इकाई है। क्या है? एक इकाई है। आपका कोई भी दुकान हो सकती है, किसी भी मारुति लिमिटेड एक इकाई है। अब इस इकाई की अनेक इकाइयां हो सकती हैं जहां अलग अलग निर्माण किए जाते हैं, लेकिन एक मारुति यानी कार का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है मारुति लिमिटेड के। तो ये क्या हुई? एक इकाई है। तो इकाई का मतलब उस यूनिट को बोलते हैं जिसमें उत्पादन किया जाता है, जहां वस्तुओं को क्रय विक्रय किया जाता है। उस केंद्र को भी हम यूनिट बोलते हैं। जैसे कोई भी दुकान है, वो एक क्या है? एक यूनिट है, इकाई है। तो हम यहाँ जितने भी लेखे करेंगे प्रति इकाई लेखा करेंगे। एक इकाई का एक ही लेखा होगा, दूसरी इकाई के अलग लेखे होंगे, तीसरी इकाई के अलग लेखे होंगे। या 4-5 इकाइयों को मिला करके लेखे नहीं किए जाते, प्रति इकाई अलग से लेखे किए जाएंगे। इसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण। तब देखो जितने भी शब्द आएंगे वो सब महत्वपूर्ण आएंगे। लेन देन। अभी पता है लेन देन का मतलब क्या होता है? क्रय विक्रय, खरीदना, बेचना, ठीक है, लेना और देना। देखो व्यवसाय में 2 काम तो होंगे। एक काम से हम लेखा नहीं कर सकते, इसके 2 काम होंगे, लेंगे भी और देंगे भी। अभी जैसे मान लो अपन मार्केट में गए, मार्केट में अपन ने सब्जी खरीदी, तो अपना उद्देश्य क्या है? सब्जी खरीदना। तो अपन सब्जी तो लेंगे और पैसे देंगे, 2 काम हो गए कि नहीं? अब इनसे संबंधित सभी कल बताऊंगा मैं। इनसे संबंधित मैंने कल आपको एक PDF भेजा है जिसमें अंडरलाइन कर रखी है। जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावली है उनकी सबकी अंडरलाइन कर रखी है। उन अंडरलाइन को आप एक बार देखो, क्योंकि इन शब्दों के 10-20-50 शब्द हैं अपने यहाँ, उनको सबको अपन एक बार अच्छी तरह पढ़ेंगे, तब हम जनरल एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। ओके है ना? कल फिर आगे बताएंगे।